तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मैं इस वक्त रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ और बस ये मेरे बाईं हाथ पर मोर्चरी है, यानी मुर्दाघर, जहाँ पर असद और गुलाम इन दोनों की बॉडी रखी हुई है। आज ही रात असद के रिश्तेदार यहाँ पहुँचेंगे झांसी, और इसके बाद दोनों बॉडी को यहाँ से प्रयागराज ले जाया जाएगा। करीब 7 घंटे की दूरी है झांसी से प्रयागराज की, और अगर मान लीजिए यहाँ से 7 से 8 के बीच में भी निकलते हैं, चूँकि एम्बुलेंस उसकी रफ्तार कम होती है, तो 8-9 घंटे, यानी कि कल सुबह 4-5 से पहले प्रयागराज बॉडी नहीं पहुँचेगी। जो कुछ होगा कल सुबह होगा। आज यहाँ आने के बाद झांसी में सुबह से बहुत हेक्टिक था। कल रात में करीब 2:30 बजे सोया 2 घंटे के लिए, 5 बजे उठा था। 5 बजे उठने के बाद चूँकि 6 बजे से ऑफिस का एक नोटिस था कि आपको पहुँचना है स्पॉट पर, 7 बजे से शूट शुरू हुआ, शूट लाइव। उसके बाद में फिर यहाँ से 9 बजे के करीब 30 किलोमीटर है यहाँ से वो एनकाउंटर साइट जो कल मैंने आपको दिखाई, वहाँ जाकर कुछ मैंने शूट किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इसके बाद एक बड़ा गांव थाना है, उससे एनकाउंटर साइट से 7 किलोमीटर दूर फिर वहाँ गया, क्योंकि वो मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी जिस पर असद और गुलाम सवार थे, जो एनकाउंटर के वक्त जिस पर वो भाग रहे थे। फिर वहाँ से करीब 9 किलोमीटर और आगे गया, वहाँ एक और अहम विटनेस मौजूद जिसका जिक्र एफआईआर में और जिसमें कहा गया था कि जब उमेश पाल शूट आउट हुआ था 24 फरवरी को, उसके 2 दिन के बाद गुड्डू मुस्लिम जो 5 शूटरों में शामिल था, वो उस शख्स के घर आकर ठहरा था झांसी में। तो उनकी पत्नी से भी बातचीत की, कैमरे पर वो नहीं आई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने पूरी कहानी बताई। आज की कहानी की शुरुआत करता हूँ सबसे पहले एफआईआर की। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है और बड़ा गाँव थाने में झांसी में एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि इनकाउंटर किया यूपी एसटीएफ ने, लेकिन हमेशा ये नियम और कानून कहता है कि जिस इलाके में इनकाउंटर होता है वहाँ की लोकल पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और फिर लोकल पुलिस की ही निगरानी में पोस्टमार्टम भी होता है। तो एफआईआर में जो पूरी कहानी है, उस कहानी ने इस इनकाउंटर को लेके जो सवाल कल से तमाम अलग अलग लोग उठा रहे हैं, उन सवालों को और आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको इस एफआईआर की कहानी बताता हूँ। पूरे 3 पन्ने के एफआईआर है। इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मुझे मुर्ज़बानी याद हो गई है, तो जो इसकी खास अहम बातें हैं वो आपको बताता हूँ। इस एफआईआर के मुताबिक 12 अप्रैल को, यानी 2 दिन पहले, यूपी एसटीएफ की टीम एक यहाँ डेरा डाली हुई थी झांसी में, और उस एसटीएफ टीम को एक मुखबिर ने उनके पुराने बताया कि यहाँ पर असद और गुलाम को देखा है, और ये लोग पारीछा डैम के पास देखे गए। अब इतनी खबर थी। अब पारीछा डैम का पूरा इलाका बहुत बड़ा है, तो ये रात को खबर मिली 12 अप्रैल को। इसके बाद अगली सुबह होती है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को मुखबिर कहता है कि उसकी जानकारी है कि असद और गुलाम ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर पारीचा और एक चिरगांव इलाका है, चिरगांव जो कानपुर की तरफ से आता है, तो चिरगांव से पारीचा की तरफ जाएंगे। ये सुनते ही एक स्कॉर्पियो कार में एसटीएफ की टीम रेडी हो जाती है, और एक दूसरी टीम एक दूसरी गाड़ी में। इसके बाद ये लोग चिरगांव से चलना शुरू करते हैं। 11:30 का वक्त था, 13 अप्रैल की तारीख, यानी कल की थर्सडे, गुरुवार। जैसे ही ये लोग पारीचा डैम के पास पहुंचते हैं, इन्हें एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है। मोटरसाइकिल पर नज़र इसलिए भी पड़ती है क्योंकि मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट से नंबर गायब था। उस पर 2 लोग बैठे थे, दोनों बिना हेलमेट के थे। नज़दीक जाने पर एहसास हो गया कि ये वही दोनों हैं जिनकी उन्हें तलाश है, यानी कि असद और गुलाम। एसटीएफ की टीम का कहना है इसके बाद वो अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो रोकने की कोशिश करते हैं तो अचानक बाइक सवार अपनी गाड़ी को हाईवे से लेफ्ट नीचे उतार देता है, कच्ची सड़क पर, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक कच्ची पूरी पगडंडी शुरू हो जाती है। ये जो पूरी पगडंडी है, इसके लेफ्ट साइड में है यही पारीचा डैम, और राइट साइड में है ऐश डैम। ये जो पारीचा डैम है, ये पावर प्लांट है बिजली के लिए, और जो राख निकलती है वो उसके लेफ्ट में, उसको बल्कि राइट में डंप किया जाता है। तो चारों तरफ राख ही राख है, धूल है। अगर आप वहाँ पे 15 मिनट खड़े हो जाएं तो आप धूल में तरबतर हो जाएंगे, शक्ल पहचाननी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कल से अब तक मैं ये देख चुका हूँ कई बार। तो एफआईआर के मुताबिक अब वो कच्चे रास्ते पर उतर पड़ता है। एसटीएफ की टीम उसके पीछे, उसको वार्न करती है, कहती कि सरेंडर कर दो, लेकिन वो अपनी मोटरसाइकिल को भगाना शुरू करता है। करीब 1.25 किलोमीटर उस कच्ची पगडंडी पर आगे जाता है। फिर अचानक एक जगह बाइक स्लिप कर जाती है। जब बाइक स्लिप कर जाती है, दोनों गिर जाते हैं। इस दौरान में वो पिस्टल निकालते हैं और एफआईआर के मुताबिक असद पहली गोली चलाता है।
इधर तब तक एफआईआर के मुताबिक दूसरी जो पुलिस की टीम थी वो सामने से जवाबी फायर करती है और इस क्रॉस फायरिंग में 2 गोली असद को लगती है, 1 गुलाम को, और दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। बाइक गिर चुकी है। इसके बाद बड़ा गांव पुलिस स्टेशन को खबर दी जाती है कि यहाँ एक इनकाउंटर हुआ है। आप बाकी लोगों को लेकर पहुंचे, एम्बुलेंस को लेकर पहुंचे। 2 एम्बुलेंस वहाँ आती है। जो बाइक थी जिस पर ये दोनों सवार थे, उस बाइक की चाबी नहीं मिलती है। इसके बाद कुछ पुलिस वाले उस बाइक को उठाकर ऊपर लाते हैं, फिर उनको ढोकर बड़ा गांव थाने पहुंचाते हैं और दोनों बॉडी को उठाकर यहाँ लाया जाता है जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, इसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज में। फिर रात को पोस्टमार्टम होता है। अब सुबह से इंतज़ार ये है कि बॉडी को क्लेम कौन करेगा। अतीक अहमद यानी असद का बाप पुलिस कस्टडी में है, माँ शाइस्ता फरार हैं, चाचा भी पुलिस कस्टडी में है, 2 भाई जेल में हैं, 2 भाई जो है रिमांड होम में हैं क्योंकि वो नाबालिग हैं, फूफी फूफा फरार हैं, असद की जिससे शादी होने वाली थी उसके रिश्तेदार भी फरार हैं। तब क्या हो? अब यहाँ नियम ये है कि जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है तो जिस इलाके में ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस डेड बॉडी को किसे सौंपा जाए इसका फैसला करे। अगर कोई क्लेम करता है तो उसको उस इलाके के पुलिस को अर्जी या एप्लीकेशन देनी होगी। अब ये झांसी में हुआ तो झांसी पुलिस के जो एसपी सिटी हैं उन्होंने कहा कि उनको असद के रिश्तेदारों की तरफ से एक एप्लीकेशन मिली कि वो उसकी बॉडी को क्लेम करेंगे और वो उसके लिए यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने भी फिर हरी झंडी दिखाई कि आप बिल्कुल ले जाएं। इसमें यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब इसके बाद ये इंतज़ार हो रहा है। इस इंतज़ार के बाद वो जैसे ही आएंगे, यहाँ एम्बुलेंस की तैयारी है, पुलिस की पूरी पहरेदारी है और उस पुलिस की निगरानी में इन दोनों बॉडी को झांसी से प्रयागराज ले जाया जाएगा जिसमें करीब 8-9 घंटे का वक्त लगेगा। और ये सब कुछ ठीक रहा तो उस हिसाब से कल सुबह ही पहुँचेंगे। इसके सुबह होने के बाद फिर वहाँ पे जो भी जिस कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी है वहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो हो गई इस पूरी एफआईआर की ज़ुबानी ये कहानी। अब सवाल ये कि इस एनकाउंटर को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो इसी एफआईआर की वजह से कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ मोटे मोटे हम आपको सवाल बताते हैं कि क्यों ये उठ रहे हैं। पहली चीज़, 45 दिनों से यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस दर्जन भर से ज़्यादा यूपी के अंदर और यूपी के बाहर 5 शूटरों को ढूंढ रही थी। 2 के एनकाउंटर हो चुके थे, बाकी बचे 3। और इसमें मोस्ट वांटेड था असद, क्योंकि वो अतीक अहमद का बेटा, और कहा गया था यही कि असद इसमें सबसे आगे। और दूसरा गुड्डू मुस्लिम, जो बमबाज, जिसने बम फेंका, वीडियो में आपने देखा होगा उसको। तो 45 दिन के बाद वही असद गुलाम के साथ एक मोटरसाइकिल पर, जिसके नंबर प्लेट नहीं है, बिना हेलमेट लगाए, मौके से मोटरसाइकिल तो मिली, बाकी चीज़ें मिली, लेकिन चाबी नहीं मिली बाइक की और ना हेलमेट मिला दोनों का। तो दोनों खुले चेहरे के साथ, मास्क भी नहीं लगाया और सड़क पर चल रहे हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि एक शख्स जो वांटेड है, 5 लाख रुपए का इनाम है और पब्लिक को भी इनाम मिल सकता है अगर उसका कोई सुराग दे, वो बेखौफ हाईवे पर बाइक पर बिना हेलमेट के, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहा है। आमतौर पर डर लगता है जिनके मन में चोर होता है कि कहीं ट्रैफिक पुलिस ना पकड़ ले बिना नंबर प्लेट के, चाहे वो 50-100 रुपये लेकर छोड़ दें, लेकिन डर होता है। और यहाँ ये कि कहीं पुलिस पकड़ेगी तो फिर असली पहचान खुल जाएगी। तो पहली चीज़ ये। दूसरी, जो असद की तस्वीर आई एनकाउंटर की, 45 दिन पहले जो असद की जो हुलिया थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, यानी वो बिना हेलमेट के बाइक पर था और उसने अपना हुलिया नहीं बदला, न बाल कटाए, न दाढ़ी कटाई, जैसा था वैसा था। आमतौर पर चाहे आप वो विकास दुबे को देखें या फिर तंदूर कास्ट में सुशील शर्मा को तंदूर कांड में आप देखें, ये लोग जब पुलिस से बच रहे थे तब इन्होंने अपना हुलिया चेंज कर लिया था। यहाँ ये नहीं हुआ। जो तीसरी चीज़ जो शक पैदा करती है वो ये कि एफआईआर के मुताबिक हाईवे से करीब 2 किलोमीटर तक उन्होंने बाइक पर पीछा किया। हम खुद बाइक पर भी बैठे और कार से भी गए। ये जो 2 किलोमीटर का चंक है वो पूरा कच्चा रास्ता है, रेत उड़कर वहाँ आती है, धूल है, स्लिपरी है और गड्ढे तो इतने बड़े बड़े हैं कि अगर आप उस गड्ढे में 10 की स्पीड में भी गाड़ी अंदर डाल दें तो गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन 1.25 किलोमीटर तक उसी उबड़ खाबड़ सड़क पर जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं उस पे ये दोनों मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं और पुलिस की टीम पीछे। इस सड़क पर दौड़ने के लिए जो स्पीड होगी मैक्सिमम 20 किलोमीटर।
तो 20 किलोमीटर की रफ्तार में अगर आगे आगे और पुलिस फिर भी 1.25 किलोमीटर तक नहीं पकड़ पा रही है तो फिर क्या वजह थी। दूसरा, पुलिस की एक कहानी जो FIR में है कि जब बाइक फिसली तो असद ने गोली चलाई सबसे पहले, तब तक सामने से एक दूसरी टीम आई पुलिस की और उसने फिर फायर किया। अब एक टीम पीछे और एक आगे, यानी बीच में असद। अब जो ये पगडंडी है पूरी 2 किलोमीटर की, ये जहाँ पर जाकर ख़त्म होती है वहाँ पर एक दीवार है और वो हम लोगों ने खुद देखा, उसको शूट भी किया है। अब वो दीवार ऐसी है कि वहाँ से आप गाड़ी लेकर, यानी वो रास्ता डेड एंड है, बंद है। तब अगर एक असद आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, तो दूसरी टीम दूसरी तरफ से वो भी गाड़ी में कैसे आ सकती है, कैसे मुमकिन है, क्योंकि उधर दीवार है, डेड एंड है, रास्ता बंद है। एक ये सवाल उठ रहा है। एक सवाल ये भी है कि आमतौर पर जब मोटरसाइकिल आप ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो चाबी जो है एक तरह से लॉक हो जाता है, आप घुमाते हैं तब स्टार्ट होती है, और चलते मोटरसाइकिल में कभी चाबी नहीं गिर सकती। यहाँ पर भी जब ये फिसले और गिरी, जो FIR के हिसाब से, तो मोटरसाइकिल चालू हालत में थी, लेकिन उसके बाद फिर जब पुलिस पहुंची तो उसमें चाबी नहीं थी, न पूरे क्राइम सीन में उन्होंने ढूंढा, और उनका कहना है कि हमने ढूंढा, लोकल पुलिस ने भी ढूंढा। हो सकता है उनको लगता है चाबी इस वक्त बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन चाबी नहीं मिली। उसके बाद वो बाइक को उठाकर बड़ा गांव थाने ले आए। आज मैं उस थाने भी गया और वहाँ जाकर मैंने पुलिस वालों से बात भी की। कैमरे पे कोई आने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाइक देखने की मंजूरी दी, उस बाइक को शूट भी किया। अगर एक रास्ते से एक पगडंडी से बाइक नीचे गिरी और फिसली और उसके बाद इनकाउंटर हुआ, तो फिसलने से बाइक के शीशे या बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं डेंट पेंट ये सब कुछ खरोच वरोच आएगी। लेकिन उस बाइक की जो राइट इंडिकेटर लाइट है, छोटी सी जो राइट में होती है इंडिकेटर, एक उसको छोड़ दे और एक आगे थोड़ा सा शेड है, उसका शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ है, पूरा बाइक सही सलामत है, कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं, बल्कि दोनों के जो टायर हैं और वो जो पगडंडी है, मैंने आपको बताया रेत है, बालू है। वहाँ कल जब मैं लगातार था, आज भी सुबह गया, 10 मिनट के बाद आपके जूते का रंग बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे रेत और आपके धूल मिट्टी का होता है, जूता बिल्कुल सन जाता है। अब ऐसे में अगर 2 किलोमीटर चेज़ भी किया, भागा भी है बाइक, और दोनों टायर बिल्कुल साफ़ सुथरे। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस बाइक लाकर धोएगी तो नहीं, क्योंकि एक तो केस प्रॉपर्टी है। तो एक सवाल ये भी उठा कि ऐसा क्यों। तीसरा, जिस जगह पे इनकाउंटर हुआ वहाँ से 30 किलोमीटर आगे और 20-25 किलोमीटर इस तरफ, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, कोई कैमरा नहीं है, CCTV कैमरा, जिससे ये पता चल सके कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर निकले थे, उनके पीछे पुलिस थी, दोनों चेस कर रहे थे। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये सारे वो सवाल हैं जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात एक है, और वो अफसोस की बात ये है, ऐसा नहीं कि इस देश में ये पहला इनकाउंटर है या आखिरी इनकाउंटर है, आगे भी इनकाउंटर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे पहले भी हज़ारों इनकाउंटर हुए, हर इनकाउंटर पर सवाल उठाए गए, हर इनकाउंटर पर सवाल उठे। और यही वजह है, जब ये सवाल उठते हैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद हर इनकाउंटर की इंक्वायरी अपने आप होती है। आप सवाल उठाएं ना उठाएं, और एक पुलिस को पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इनकाउंटर कैसे हुआ, कब कहाँ खबर मिली, कैसे जानकारी मिली। यहाँ पे भी उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इस इनकाउंटर को एक तो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, दूसरा धार्मिक रंग, और ये दोनों बड़ी अफसोस की बात है। मैं शुरू से कहता हूँ, मेरा शुरू से एक यकीन है कि जुर्म, अपराध, क्राइम, इसको सिर्फ और जुर्म, अपराध और क्राइम की ही नज़र से देखें। इसमें राजनीति, धर्म, मजहब, इसको कभी घुसाना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी क्रिमिनल हो, डॉन हो, माफिया हो, अंडरवर्ल्ड का हो, छुटभैया बदमाश हो, वो सोसाइटी के लिए ख़तरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए क्राइम को लेकर। लेकिन इस तरीके से अलग रंग देने की जो कोशिश हो रही है वो नहीं होना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि अदालतों में देरी होती है, ये हम सब जानते हैं, बरसों लग जाते हैं। अतीक अहमद का है, आप उठा लीजिए ना, 45 साल से वो बंदा जुर्म की दुनिया में है, 45 ईयर्स। इन 45 सालों में 100 से ज़्यादा उसके ऊपर FIR है, 12 तो मर्डर होंगे, लेकिन कभी उसको किसी मामले में सज़ा नहीं हुई। अभी पिछले हफ्ते पहली बार 45 साल के पूरे जुर्म बही खाते को निकाला जाए तो पहली बार उसको एक केस में सज़ा हुई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि उम्र कैद। तो इससे भी अदालतों का भी हमें एहसास होता है। लेकिन फिर बात वही है कि अदालत डिले करती है, इंसाफ होता नहीं है। कई ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं। तो क्या
अदालतों की इस सुस्ती की वजह से पूरा जो न्यायिक सिस्टम है उसमें अब तब्दीली होने की या लाने की ज़रूरत है। यूं ही इंसाफ अब होगा या किया जाएगा, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि क्राइम और क्रिमिनल इसको लेकर पूरे देश में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसकी व्यवस्था कैसे हो, कैसे इन चीज़ों पे लगाम लगाया जाए और कैसे खुद कानून के रखवाले कानून ना तोड़े, इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और यहाँ ये भी ज़रूरी है कि अदालतों को भी अपने अंदर झांकना चाहिए और अदालतों को देखना चाहिए कि जो हज़ारों लाखों के पेंडिंग पड़े होते हैं, तो लाखों तो विचाराधीन अंडर ट्रायल कह दी इस देश के हर स्टेट की जेल में है और उसकी वजह से जेल की कैपेसिटी जो है ओवरलोडेड है हर जगह। तिहाड़ में जितनी कैपेसिटी उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा वहाँ कैदी हैं। तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट को अपने अंदर झांक कर उसे देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जैसा फिर कहा और फिर से कह रहा हूँ कि इनकाउंटर ना ये पहला है और ना आखिरी है, आगे भी होगा, आगे भी सवाल उठेंगे और इससे पहले भी उठते रहे। जबकि बल्कि हकीकत ये है कि इस देश का जो पहला इनकाउंटर हुआ था वो मुंबई के डॉन मनिया सुरभि का हुआ था और उस इनकाउंटर को लेकर तब तो इनकाउंटर शब्द बहुत कम लोगों को मालूम था, तब भी ये सवाल उठे थे। अब इनकाउंटर का मतलब होता क्या है? इनकाउंटर जिसको हिंदी में हम मुठभेड़ कहते हैं। अब इनकाउंटर या मुठभेड़ क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं सरकारी किलिंग है, लेकिन नियम कानून क्या कहता है? नियम कानून ये कहता है कि एक पुलिस वाला अगर अपनी आत्मरक्षा, अपनी हिफाजत के लिए गोली चलाता है तो वो फिर गलत नहीं है, यही इनकाउंटर कहलाता है। इवन एक आम हिंदुस्तानी आम नागरिक को भी अधिकार है कि अगर आप अपनी जान की हिफाजत के लिए किसी को, सामने वाले को आप मतलब अपनी जान बचानी है और आपने उस पर हमला किया, किसी तरह उसकी जान चली गई, तो वो जुर्म की कैटेगरी में नहीं आता है। नियम ये कहता है कि इनकाउंटर का मतलब जैसे एक अपराधी है, वो पुलिस की गिरफ्त में है, अब वो पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा है, जेल से, पुलिस थाने से या पुलिस वैन से, और पुलिस उसे पकड़ रही है और वो बदले में पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है। अब पुलिस की जान खतरे में है, ऐसी सूरत में पुलिस अपनी आत्मरक्षा में उस पर गोली चला सकती है। लेकिन फिर भी यही भी कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि जो आप गोली चलाएं तो वो कमर के निचले हिस्से में चलाएं, जब तक जहाँ तक मुमकिन हो। और फिर लगता है कि आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल रही हैं, फिर मजबूरी में आप कहीं भी गोली चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनकाउंटर को लेकर नियम कानून बहुत सख्त है और फिर इनकाउंटर होने के बाद आपको पूरी लिखत पढ़त में सारी रिपोर्ट दी जाती है। और ऐसा नहीं होता तो आप ये देखिए कि इस देश में अब तक सैकड़ों पुलिस वालों को फर्जी इनकाउंटर के मामले में सज़ा हुई है। उत्तराखंड में ही एक केस था फर्जी इनकाउंटर का, उसकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, जिसमें 17 पुलिस वालों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा हुई थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस इनकाउंटर के जो शूट आउट केस था फेक, उसमें 10 साल एक एसीपी और इंस्पेक्टर को उनको सज़ा हुई थी। ऐसे हर स्टेट में कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं जो पुलिस वालों को भी सज़ा हुई है। तो इसीलिए सोचने की ज़रूरत सभी को है। और सुबह से चूँकि और कल से ही लगातार लगभग भाग रहा हूँ, अब स्टेमिना भी शायद उतना साथ नहीं दे रहा और इसके बाद भी बहुत सारे काम करने, बहुत सारे लाइव हैं, फिर रात को वारदात है। तो फिलहाल झांसी से कहानी में इतना ही। मेरे साथ शिकारपुरी भी थक गया है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।